Hello students, today we are going to study the first chapter of class 10th, that is real numbers. इस वीडियो में मैंने यूक्लिड डिवीज़न लेमा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 में दिए हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया है. सो लेट्स स्टार्ट. यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा. हमने क्लास 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. तो अगर हम 30 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 3 ज़ा 24, 30 से 24 को घटाने पे 6 मिलेगा. यहाँ पे 30 हमारा डिविडेंड है, 8 डिवाइज़र है, 3 कोशेंट है और 6 रिमाइंडर है. अगर हम डिविडेंड को a मान लें, डिवाइज़र को b मान लें, कोशेंट को q मान लें और रिमाइंडर को r मान लें, तो ये जो एक्सप्रेशन है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसमें हम डिविडेंड की जगह पे a रख देंगे, डिवाइज़र की जगह पे b, कोशेंट की जगह पे q और रिमाइंडर की जगह पे r. तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा का एक्सप्रेशन होगा. ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है और 0 से बड़ा या उसके इक्वल होता है. अगर हम रिमाइंडर की जगह पे r रख दें और डिवाइज़र की जगह पे b रख दें तो इसको हम लिख सकते हैं 0 इज़ लेस देन इक्वल टू r इज़ लेस देन इक्वल टू b. तो ये जो दोनों कंडीशन है ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा की कंडीशंस हैं. अब देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट क्या होता है. यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा स्टेट्स दैट if there are two positive integers a and b, then there exist unique integers q and r such that which satisfy the condition a is equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than equal to b. ओके, तो ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि अगर मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स a b हैं तो उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यूनिक इंटीजर्स हमें मिलेंगे q और r, और वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेंगे. अब इसको लेमा क्यों बोलते हैं. अगर कोई प्रूवन स्टेटमेंट को यूज़ करके कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ किया जाएगा तो उसको हम लेमा बोलेंगे. ओके, तो ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट है ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के स्टेटमेंट को यूज़ करके प्रूफ किया गया है, इसलिए हम इसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलते हैं. अब कहीं कहीं पे इसे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम भी बोलते हैं. तो इसे एल्गोरिदम क्यों बोलते हैं. यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके HCF फाइंड करेंगे. तो इसको फाइंड करने में जो भी स्टेप्स हम यूज़ करेंगे उन स्टेप्स को ही हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम बोलेंगे. ओके, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके हम यहाँ पर HCF कैलकुलेट करेंगे. यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से HCF फाइंड करने के जो स्टेप्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो मान लो कोई दो पॉजिटिव इंटीजर a और b हमें दिए हुए हैं जहाँ पे a b से बड़ा है. तो सबसे पहले हम a और b पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे. तो हमें a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मिलेगा, जहाँ पे q और r दो नए इंटीजर होंगे और r की वैल्यू b से छोटी होगी और 0 के इक्वल या उससे बड़ी होगी.
अगर R की वैल्यू 0 हो जाती है तो B ही हमारा HCF होगा। अगर R की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती तो हम फिर से B और R को लेकर यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे, और ऐसा तब तक करते जाएंगे जब तक R की वैल्यू 0 ना हो जाए। जिस भी स्टेप में R की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसी स्टेप का जो डिवाइज़र होगा वही हमारा HCF होगा। ओके, तो अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो इस वीडियो में मैंने ये पहले पार्ट को सॉल्व किया है, बाकी के 2 पार्ट्स आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा। तो हमें 135 और 225 का HCF निकालना है। यहाँ पे 225 जो है वो 135 से बड़ा है, सो हम इस पर यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, तो 135 1 बार जाएगा 135 और रिमाइंडर 90 मिलेगा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए यहाँ पे 225 है, B की वैल्यू 135 है, Q की वैल्यू 1 है और R यानी कि रिमाइंडर हमारा 90 है। तो हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ है। जब रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो हम उस रिमाइंडर और B की वैल्यू को लेके फिर से यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई करते हैं। तो मैंने 90 और 135 को लेके फिर से यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई किया है। 90 1 बार जाएगा 90 आएगा और रिमाइंडर 45 बचेगा। यहाँ पे A की वैल्यू 135 है, B की वैल्यू 90 है, Q की वैल्यू 1 है और R 45 है। तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि इस स्टेप में भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो फिर से हम इस R और B की वैल्यू को लेके फिर से यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे। तो 45 2 बार जाएगा 90 पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे A की वैल्यू 90 है, B की वैल्यू 45 है, Q की वैल्यू 2 है और R इस स्टेप में 0 हो गया है। तो जिस स्टेप में R 0 हो जाता है उस स्टेप का जो डिवाइज़र होता है वही हमारा HCF होता है। तो 135 और 225 का HCF 45 होगा। ओके, तो इसी तरह से आप लोग आगे के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि शो करो कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म का जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो ऑड होगा, और जहाँ पे q कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो सबसे पहले लेट कर लिया कि वो जो भी पॉजिटिव इंटीजर है वो a है, और यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो 6 ले लेंगे। यहाँ पे b की वैल्यू मैंने 6 क्यों ली? तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे 6q + 1 है, 6q + 3 है, 6q + 5 है। जब इन सभी को मैं a = bq + r से कंपेयर कराऊँगा तो यहाँ पे b की वैल्यू मेरी 6 ही निकलेगी, इसलिए मैंने b को 6 लिया है।
जब हम इस पर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस आर आएगा, जहाँ पे r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि r जो है वो 0 से बड़ा है या उसके इक्वल है और b से छोटा है, यानी कि 6 से छोटा है। तो r की वैल्यू हम एक एक करके अप्लाई करेंगे। पहले r की वैल्यू 0 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q आएगा। जब r की वैल्यू 1 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 1 आएगा। जब r की वैल्यू 2 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 2 आएगा। जब r की वैल्यू 3 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 3 आएगा। जब r की वैल्यू 4 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 4 आएगा। और जब r की वैल्यू 5 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 5 आएगा। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि 6q जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और कोई चीज़ अगर 2 से डिवाइड हो जाती है तो वो इवन होती है। ओके, 6q इवन है और मैं इसमें 1 यानी कि ऑड नंबर जोड़ रहा हूँ, तो इवन में जब मैं ऑड जोड़ूंगा तो मुझे ऑड नंबर ही मिलेगा, तो 6q प्लस 1 ऑड हो जाएगा। इसी तरह से इवन में इवन जोड़ूंगा तो हमें इवन नंबर मिलेगा। इवन में ऑड जोड़ूंगा तो ऑड नंबर मिलेगा। इवन में इवन जोड़ूंगा तो इवन नंबर मिलेगा, और इवन में ऑड जोड़ूंगा तो ऑड नंबर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 6q प्लस 1 के फॉर्म का नंबर ऑड है, 6q प्लस 3 के फॉर्म का नंबर ऑड है, और 6q प्लस 5 के फॉर्म का नंबर ऑड है। तो इसलिए जो भी ऑड इंटीजर होगा वो या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, या तो 6q प्लस 3 के फॉर्म का होगा, या 6q प्लस 5 के फॉर्म का होगा। देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum numbers of columns in which they can march? Okay. जिन स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है उनको पता होगा कि यहाँ पर SCF का यूज़ करेंगे, पर SCF का यूज़ ही क्यों करेंगे? तो मोस्टली स्टूडेंट्स के पास कोई जवाब नहीं होता है, और जब एग्ज़ाम या टेस्ट में ये क्वेश्चन आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ पे LCM लगाएं या SCF लगाएं। तो अगर आपको जानना है कि यहाँ पे SCF ही क्यों लगाएंगे तो बने रहें इस वीडियो में, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। SCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर वो नंबर है जिससे हम अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचता। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 15 का फैक्टर है। अब हम समझते हैं SCF क्या होता है। अगर हमें कोई दो नंबर दिए हैं तो ऐसा नंबर जो दोनों ही नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, यानी कि उन दोनों ही नंबर्स का फैक्टर हो, तो ऐसे सबसे बड़े फैक्टर को ही हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि दो नंबर 25 और 90 हैं, तो 25 के फैक्टर्स होंगे 5 × 5 और 90 के फैक्टर होंगे 2 × 3 × 3 × 5। तो अब इन दोनों नंबर्स के फैक्टर में 5 ही ऐसा फैक्टर है
जो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए 5 ही इन दोनों नंबर्स का HCF होगा, क्योंकि 5 ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को पूरा डिवाइड कर देगा। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं इसी का एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं कि 10 आर्मी के मेंबर्स हैं और 4 बैंड के मेंबर्स हैं और इनको एक परेड में मार्च करना है। इसके लिए इन्हें सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स में खड़ा होना है। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? तो यहाँ पे 10 और 4 का HCF 2 होगा, तो इसलिए हम इन्हें 2 कॉलम्स में अरेंज करेंगे कुछ इस तरह से। तो इन्हें हम 2 कॉलम्स में इसलिए अरेंज कर पाएंगे क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स 10 और 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, दोनों ही नंबर्स को। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे HCF निकाला, ना कि इसका LCM निकाला। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर्मी कंटीजेंट में 616 मेंबर्स हैं और उन्हें 32 बैंड मेंबर्स के पीछे परेड करनी है। दोनों ही ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स बताओ जिनमें वो मार्च करेंगे। तो हम यहाँ पे HCF ही इसलिए निकालेंगे क्योंकि HCF ही एक ऐसा नंबर है जो 616 और 32 को पूरा डिवाइड करता है। ओके, तो हम बिना किसी सैनिक को या किसी बैंड मेंबर को बाहर निकाले उन्हें आराम से अरेंज कर पाएंगे। ओके, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हम इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालने का प्रोसीजर सेम है, तो जैसे आप पहले HCF निकालते आए हैं वैसे ही इसमें भी आप HCF निकाल देंगे, क्योंकि HCF निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से। तो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is either of the form 3m और 3m+1 for some integer m। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके शो करो कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म का होगा या 3m+1 के फॉर्म का होगा, जहाँ पे m कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो सबसे पहले मान लिया कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो a है, b की वैल्यू 3 मान ली। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से a की वैल्यू हम लिख सकते हैं 3q + r, और यहाँ पे r की वैल्यू होगी 0, 1 और 2, क्योंकि r जो है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होता है, लेकिन 3 से, यानी कि जो हमारी b की वैल्यू है उससे छोटा होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू 3q हो जाएगी, या 3q+1 हो जाएगी, या 3q+2 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर 3m या 3m+1 के फॉर्म का होगा। तो हमने जो पॉजिटिव नंबर a लेट किया है हमें उसके स्क्वायर का फॉर्म चेक करना है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले मैं a की वैल्यू 3q ले लेता हूँ और उसको स्क्वायर करता हूँ। तो a² = 3q का होल स्क्वायर आ जाएगा। a² की वैल्यू 9q² आ जाएगी। अब यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में अंदर 3q² बचेगा। इस 3q² को मैंने m1 मान लिया। अब मैं a की वैल्यू 3q+1 ले लेता हूँ। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे a² = 3q+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा।
3q+1 के होल स्क्वायर को मैं a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलता हूँ। तो यहाँ पे 9q² + 6q + 1 आ जाएगा। a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो उस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। 9q² और 6q में मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैं इस 3 को कॉमन ले लूँगा और ब्रैकेट में q² + 2q बचेगा और +1 बचेगा। इस q² + 2q को मैंने m2 लेट कर लिया, तो a² की वैल्यू 3m2 + 1 हो गई। अब मैं इस a की वैल्यू को 3q + 2 लेता हूँ और इसका स्क्वायर करता हूँ। a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर आएगा। 3q + 2 के होल स्क्वायर को मैंने a + b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड किया, तो यहाँ पे 9q² + 12q + 4 आएगा। इस 4 को मैं 3 + 1 के फॉर्म में ब्रेक कर दूँगा और इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँगा। 3 कॉमन लेने के बाद अंदर ब्रैकेट में 3q² + 4q + 1 बचेगा और +1। अब इस 3q² + 4q + 1 को अगर मैं m3 लेट कर लेता हूँ, तो a² की वैल्यू आ जाएगी 3m3 + 1। तो यहाँ पे जो m1, m2, m3 हैं, ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये इंटीजर m है, तो मैं इन सभी इंटीजर्स m1, m2, m3 की जगह m लिख सकता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म का होगा या 3m + 1 के फॉर्म का होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके शो करो कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m के फॉर्म का होगा या तो 9m + 1 के फॉर्म का होगा या 9m + 8 के फॉर्म का होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर a है और b की वैल्यू हम 3 मान लेते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलेंगे कि b की वैल्यू 9 लें। b की वैल्यू हम 9 भी ले सकते हैं, पर b की वैल्यू 9 लेने से कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा और क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं कह रहा है कि b की वैल्यू 9 लो। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म का होगा। तो अब अगर हम दिमाग लगाते हैं और b की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो हमें पता है कि 3 का क्यूब 9 का फैक्टर होता है। सो इससे हम 9 को ईज़िली कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं और 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म के नंबर्स ईज़िली बना पाएंगे। अब हम इस पे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। तो a = 3q + r आएगा, जहाँ पे r की वैल्यू हम 0, 1 या 2 ले सकते हैं, क्योंकि r की वैल्यू या तो 3 से छोटी है या 0 से बड़ी या उसके इक्वल है। अब a = 3q + r में एक बार r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें a = 3q मिलेगा। एक बार r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें 3q + 1 मिलेगा और एक बार r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू 3q + 2 मिलेगी। तो a की वैल्यू अब हम 3q ले लेंगे और इसका क्यूब करेंगे, तो a³ = 3q का होल क्यूब आ जाएगा। तो a³ = 27q³ आ जाएगा। इस 27q³ से मैं 9 कॉमन ले लूँगा, तो 9 और ब्रैकेट में 3q³ आ जाएगा। इस 3q³ को मैं m1 लेट कर लूँगा। अब a की वैल्यू को मैं 3q + 1 लूँगा और इसका क्यूब करूँगा, तो a³ की वैल्यू 3q + 1 के होल क्यूब के इक्वल हो जाएगी। 3q + 1 के होल क्यूब को मैं a + b के होल क्यूब के फॉर्मूले से एक्सपेंड करूँगा। a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ओके,
तो यहाँ पे आएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 से मैं 9 को कॉमन ले लूँगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को मैं m2 लेट कर लूँगा, तो a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 9m2 प्लस 1। अब मैं a की वैल्यू 3 क्यूब प्लस 2 लेट कर लूँगा और इसका क्यूब करूँगा, तो a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। 3 क्यूब प्लस 2 के होल क्यूब को मैं a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से एक्सपेंड करूँगा, तो 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 आएगा। 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू से मैं 9 को कॉमन ले लूँगा, तो ब्रैकेट में 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बचेगा प्लस 8। 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू को मैं m3 लेट कर लूँगा, तो a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 9m3 प्लस 8। तो ये जो m1 m2 और m3 हैं ये कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, तो मैंने मान लिया कि ये m1 m2 m3 ये तीनों ही m के इक्वल हैं। Hence it can be said the cube of any positive integer is either of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या 9m के फॉर्म का है, या 9m plus 1 के फॉर्म का है, या 9m plus 8 के फॉर्म का है। So that's the end of lecture. In the next video, I will teach exercise 1.2 of NCERT with proper concepts, and I will upload this video as soon as possible. So till then, enjoy this video. Please like, share and subscribe this channel for more updates.